हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम फिर प्रीवियस वीडियो के आगे देखेंगे। पढ़ने से पहले चलो थोड़ा प्रयास करते हैं हम आप और हमारी दोनों की मेंटल एनर्जी को सिंक्रोनाइज कर लें। इसके लिए हम 2 सेकंड के लिए अपनी आँखों को बंद करते हैं और इस चैप्टर को ध्यान करते हैं। अब आप जुड़ गए होंगे। शुरू करते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, विलयन की सांद्रता में मोलेरिटी पढ़े थे, नॉर्मेलिटी पढ़े थे। नॉर्मेलिटी तो डिटेल में हो गया था, आज मोलेरिटी को थोड़ा और देखते हैं। ये बोलता है, इसकी फार्मूला होती है मोल ऑफ सॉल्यूट in mole of solute upon volume of solution in liter। यहाँ पर इसकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखना है। मान लो हमको दिया है 0.25 मोल पर लीटर NaOH की मोलेरिटी ज्ञात करो। तब परिभाषा से देखोगे कि यहाँ पर देखो मोल कितना है, 0.25 मोल पर लीटर। इसलिए इस विलयन की मोलेरिटी होगी 0.25 m। पर अगर क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन के रूप में 5 ग्राम NaOH 450 ml वाटर में घुला है, 5 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 450 ml ऑफ वाटर। तो इसकी अपने को मोलेरिटी ज्ञात करने के लिए बोलता है। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट इसके जैसा नहीं होगा, चूंकि ये ग्राम में दिया है और ये पहले मोल में दिया था। तो यहाँ पर हमको पता है नंबर ऑफ मोल्स की फार्मूला होती है W अपॉन M या WA अपॉन MM। यहाँ W दिया है 5 और NaOH का मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 23 + 16 + 1 = 40। यहाँ हम डिवाइड करें, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल। इस वैल्यू को यहाँ अगर रखते हैं हम तो M = हो जाएगा 5/40 इंटू यहाँ पर 450 ml दिया है। इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का इंटू करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 दूने 2, 5 6 10, 5 एकम 5 नहीं 45, 5/18 = हो जाएगा 0.2। यहाँ अगर डिवाइड करें 36 से हो गया 14 और 2.28 मोल। इसको आप लोग एग्जैक्ट वहाँ से देख सकते हैं। मतलब इसकी मोल हो जाएगी 0.28 मोल। यहाँ हमको ध्यान देना है, ये कैलकुलेशन तो आप बारीकी से कर लेंगे। यहाँ अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया है तब ये मोल के रूप में दिया है, पर लीटर दिया है, तो यही न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी मोलेरिटी को शो करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर सॉल्यूट को ग्राम में दिया है, सॉल्यूशन 400 ml में दिया है, तो यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा ग्राम को अपने को मोल में चेंज करना पड़ेगा इस फार्मूला से, और ml को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए हम इस फार्मूला को इस तरह से करेंगे। अगर हम जनरल फार्मूला बनाएं इसके लिए तो क्या हो जाएगी, M = हो जाएगा WA अपॉन MA इंटू 1000 इंटू हो जाएगा VA या VS हो जाएगा। ये हो जाएगी मोलेरिटी की सॉल्यूशन।
अब हम देखेंगे इसी तरह से मोलेरिटी। मोलेरिटी में ये स्मॉल m से डिनोट होता है। इसकी फार्मूला होगी मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन इन kg। ये ध्यान रखने की बात है। इसी तरह से अगर हमको दिया है मान लो 0.25 मोल NaOH या मोल पर kg NaOH की अगर मोलिटी निकालें तब ये संख्यात्मक मान भी क्या होगा, डायरेक्ट मोलिटी को दिखाएगा, मोलिटी को, और इसलिए इस सॉल्यूशन की मोलिटी हो जाएगी 0.25। अगर दूसरे वैरायटी में क्वेश्चन लाते हैं, मान लो यहाँ पर बोलता है कि 5 ग्राम NaOH, कोई भी दूसरा सब्सटेंस भी ले सकते हैं, 450 ग्राम में डिज़ोल्व है और इसकी अपने को m निकालने के लिए बोलता है। तब यहाँ पर फार्मूला पहले से इसके जैसे हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे 5/40 इंटू हो जाएगा 1000, और यहाँ चूँकि ग्राम दिया है इसलिए हो जाएगा ये, और इसको भी सॉल्व करके हम इसकी मोलिटी निकाल सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आप इस चीज़ को समझ सकते हो। कई बार हम इसमें कंफ्यूज रहते हैं। मुख्य बात यह है इसकी, अब जो कंपटीशन में काम आती है, कि प्रयोगशाला में मोलेरिटी के स्थान पर मोलेलिटी यूज किया जाता है। क्यों? ये क्वेश्चन कॉमन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तब यहाँ पर आप समझ सकते हो, चूंकि हमने देखा है कि मोलेरिटी का कनेक्शन वॉल्यूम से है, मोलेरिटी का कनेक्शन वॉल्यूम से है, जबकि मोलेरिटी का कनेक्शन मास से है। ये आप इस डेटा से समझ रहे होंगे। और आप ये जानते हो कि किसी लिक्विड की वॉल्यूम टेम्परेचर का फंक्शन होता है, जबकि मास टेम्परेचर का फंक्शन नहीं होता। इसका मतलब किसी सब्सटेंस की मास टेम्परेचर बदलने से नहीं बदलती, जबकि वॉल्यूम टेम्परेचर बदलने से बदल जाती। इसलिए अगर प्रयोगशाला में आज अगर हम M/50 अगर फेरस अमोनियम सल्फेट का विलयन अगर बनाएं, M/50 फेरस अमोनियम सल्फेट का अगर विलयन बनाए हैं और किसी कारणवश हम उसको अपने एक्सपेरिमेंट पर यूज़ नहीं कर पाए, कुछ दिन बाद अगर हम एक्सपेरिमेंट करना, इस दिन टेम्परेचर सपोज मान लो 25 डिग्री था, और जिस दिन हम अगला मौका मिला और यूज़ करते हैं, उस दिन की टेम्परेचर अगर मान लो 30 डिग्री हो जाता है, तो चूंकि टेम्परेचर बदल गया, इसलिए यहाँ पर जो मोलेरिटी बनी थी M/50 अब M/50 नहीं रह गया, क्योंकि उसकी वॉल्यूम चेंज आएगा। लेकिन मोलेरिटी केस में अगर M/50 बनाते हैं 25 डिग्री पर, और चाहे यहाँ 30 डिग्री हो या 40 डिग्री, कोई भी टेम्परेचर दूसरा हो, इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता। इसीलिए प्रयोगशाला में मोलेरिटी के स्थान पर मोलेरिटी यूज़ किया जाता है, मोलरता के स्थान पर मोललता यूज़ किया जाता है। ये अच्छी तरह से अपने दिमाग में रख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा चुका है और बच्चे इस पर कंफ्यूज होते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, क्योंकि मोलेरिटी का कनेक्शन वॉल्यूम से है, वॉल्यूम टेम्परेचर से बदलती है, जबकि मोलेरिटी का कनेक्शन मास से है, मास टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है, टेम्परेचर बदलने से मास नहीं बदलती। इसलिए मोलेरिटी किसी सॉल्यूशन का टेम्परेचर से नहीं बदलने वाला, जबकि मोलेरिटी टेम्परेचर से बदल जाता है। मेरे ख्याल से अब इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम देखते हैं मोल फ्रैक्शन।
मोल फ्रैक्शन और इसकी डेफिनेशन होती है विलयन के किसी घटक या कंपोनेंट का जो मोल प्रभाज होता है वह उस घटक की मोलों की संख्या अपॉन विलयन की कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। परिभाषा याद करना भी बड़ा आसान है। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, एन ए मोस्टली एक कंपोनेंट है ए और बी दो कंपोनेंट मिल करके सॉल्यूशन बनाए हैं। तो अगर ए कंपोनेंट की मोल प्रभाव बताना है तो ए कंपोनेंट की मोलों की संख्या बटे ये दोनों की मोलों की संख्या, अर्थात ये क्या हो जाएगा, किसी घटक की मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट अपॉन हो जाएगा विलयन की कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। अगर हम विलयन में सॉल्वेंट को ए माने, ए से सिम्बलाइज करें और सॉल्यूट को अगर बी से करते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इसका हो जाएगा एक्स ए, इसकी हो जाएगी फार्मूला एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं सॉल्यूट का, इसका सिंबल हो जाएगा एक्स बी, इसकी फार्मूला हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये अपने को ध्यान रखें, इसे यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी फार्मूला में मोल नंबर ऑफ मोल्स यूज हुआ है। अगर क्वेश्चन में ग्राम में दिया रहेगा तो हमको पहले मोलों की संख्या में बदलना पड़ेगा। ये विशेष ध्यान रखने की बात है। कई बार बच्चे सीधा दिए गए मास को ही फार्मूला में यूज़ कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ये हो गई किसी विलयन की मोल फ्रैक्शन। एक और फार्मूला है मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, अर्थात किसी विलयन की कुल जो मोल प्रभाज होती है वह 1 होती है। इसलिए हम इस फार्मूला को ऐसा भी ले सकते हैं, एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी आ जाएगा, या फिर एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। अगर हमको विलयन में दोनों घटकों के मोल प्रभाज निकालने के लिए बोलता है तो इस फार्मूला से किसी एक घटक का मोल प्रभाज निकाल करके आने वाली आंसर को अगर 1 से माइनस कर दें तो दूसरे घटक के मोल प्रभाज मिल जाता है। ये है आपकी मोल प्रभाज से संबंधित बातें। अब आता है हमारे पास पीपीएम, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन या संकेत होती है पीपीएम। इसकी अगर डेफिनेशन बाद में आएंगे, थोड़ा इसकी लॉजिक समझिए। मान लो हमको बोलता है कि समुद्री जल में, सी वाटर में, समुद्री जल के 1 लीटर या मीन्स 1000 ml में 5.8 ग्राम गुणित 10⁻³ ग्राम नमक घुला है। इस उदाहरण से इसको समझते हैं। माना समुद्री जल के 1000 ml मीन्स 1 लीटर में 5.8 इंटू 10⁻³ जरा इसको देखा जाए तो हो जाएगा 5.8 अपॉन 10⁻³ इज इक्वल टू हो जाएगा 5.8 अपॉन हो जाएगा 1000, और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0058 ग्राम, जो कि बहुत ही ट्रेस अमाउंट है, अति अल्प अमाउंट है, छोटी क्वांटिटी है और छोटी क्वांटिटी को मापना कठिन होता है। इसलिए इसको बड़ा करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर ही हो जाएगा, जैसे देखो यहाँ दिया है 1 लीटर में, मैं यहाँ कर दिया 1000 ml इज इक्वल टू हो जाएगा 5.8 इंटू 10⁻³ इसको अगर ऐसा करते हैं 1000 ml इज इक्वल टू हो जाएगा 5.8 अपॉन 10⁻³
इसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ गुणित 1000 इंटू 5.8, ग्राम में है, और ये हो जाएगा आपका 10⁶ इज इक्वल टू 5. और ये कहलाता है हमारा 1 मिलियन कहलाता है। मतलब 1 मिलियन जल में 5.8 ग्राम नमक घुला है। अब इससे तुलना करो कितनी छोटी क्वांटिटी है, ये कितनी बड़ी क्वांटिटी आ रही है। बड़ी क्वांटिटी को मापना बड़ा आसान होता है, इसलिए समुद्री जल की लवणता, गैसों में द्रव में गैसों की घुलनशीलता, इसकी सांद्रता को व्यक्त करने के लिए इस यूनिट का यूज़ किया जाता है। यहाँ अगर इसको ऐसा करें, ये हो जाएगा इतना ml जल में 5.8 ग्राम नमक घुला है। इसका मतलब ये होता है नमक घुला है। अगर इसको हम देखें लीटर में अगर कन्वर्ट करें तो 1000 से भाग देंगे, ये कट जाएगा, तो क्या है हमारे पास 1000 लीटर। 1000 लीटर 5.8 ग्राम, इसका मतलब 1000 लीटर जल में 5.8 ग्राम नमक घुला हुआ है। तो अब अगर इसकी परिभाषा बनाएं तो शॉर्टकट में क्या हो जाएगी, 1 मिलियन जल में 1 मिलियन जल में जितना सॉल्ट घुला रहता है उसको, या जितना विलेय का जितना भाग घुला रहता है वह उसकी ppm कहलाती है। और इसकी यूज़ सी वाटर की सॉल्टीनेस को शो करने के लिए, किसी लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी शो करने के लिए इस इकाई की यूज़ किया जाता है। अगली इकाई है इसकी, जिसको हम हार्मलता बोलते हैं। हार्मलता सेम लगभग आपका मोलरता के समान है, इसको F से शो करते हैं, और ये बताता है 1 लीटर विलयन में विलेय की ग्राम मोलों की संख्या। ग्राम मोलों की संख्या, देखिए यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है, मोलरता के केस में भी यही परिभाषा थी, हार्मलता के केस में भी यही परिभाषा है, तो फिर अलग इकाई बनाने की क्या ज़रूरत है। यहाँ याद रखिए, जितने भी हमारे पास आयनिक यौगिक होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स, इनकी टेंडेंसी है, जैसे NaCl है, इसकी अगर हम सॉल्यूशन बनाने के लिए इसको पानी में डालते हैं, ये अपने आयनों में डिसॉल्व हो जाता है, मतलब ये कंबाइंड फॉर्म में नहीं रह गया, और ये क्या अपने आयनिक फॉर्म में रह जाता है। तो जो मॉलिक्यूलर वेट हम यूज़ करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या हो जाता है, उसकी अणु का वेट, लेकिन चूंकि पानी में यह अणु की फॉर्म में ये नहीं रहता, मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं रहता, इसलिए हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट वर्ड यूज़ करना कठिन हो जाता है। इसलिए हम इसके जगह पर मॉलिक्यूलर वेट की जगह पे बोलते हैं फार्मूला मास। फार्मूला मास अर्थात सूत्र भार। सूत्र भार, यहाँ क्या चीज़ आएगी, 1 लीटर विलियन में यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट जो फार्मूला यूज़ करेंगे उसमें क्या हो जाएगी, सूत्र भार हो जाएगा। कुल मिलाकर के यह इकाई लगभग मोलरता के समान है, परंतु यह यूज होती है केवल आयनिक यौगिकों से बने हुए विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए। अब हम आते हैं अगली चीज, जो कि हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट आता है, विलेयता। विलेयता को समझते हैं, बहुत सरल आर्टिकल है। और सरल आर्टिकल कभी कभी न्यूमेरिकली हमको कठिनाई दे देती है परीक्षा में, इसको हम थोड़ा सरल करने का प्रयास करते हैं। विलेयता होती है किसी पदार्थ की निश्चित ताप पर किसी द्रव में अधिकतम घुलने की क्षमता। जैसे देखो, मान लो हमारे पास ये WA विलायक है, और या WA विलायक है, और यहाँ पर विलेय के रूप में हम अगर WB को अगर डिसॉल्व करते हैं, ये विलेय है। यहाँ पर ध्यान रखना है कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा, क्योंकि आप जानते हो टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी सॉल्युबिलिटी बदलती है, बढ़ती है।
इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर का विशेष रोल है। ये क्या रहता है, कांस्टेंट। किसी निश्चित ताप पर विलेय की जितनी अधिकतम मात्रा घुल सकती है वो कहलाती है उसकी विलेयता। इसको हम डिनोट करते हैं एस से। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, WB/WA और 100, क्योंकि इसको हम परसेंट से व्यक्त करते हैं, इसकी इकाई नहीं होती क्योंकि ये मास है। ये हो जाएगा S इज इक्वल टू WB/WA इंटू 100। ये हमारी विलेयता की सूत्र है। अब यदि हम देखिए फिर से आते हैं मोलैरिटी की ओर। मोलैरिटी की फार्मूला होती है WB/MB होती है, या मोलैरिटी को पहले लेते हैं, मोलैरिटी समझते हैं। मोलैरिटी WB/MB इंटू होता है 1000 अपॉन हो जाता है वेट ऑफ सॉल्वेंट। यदि हम इन दोनों में रिलेशन जोड़ लें, देखो रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड मोलैरिटी, यहाँ पर क्या होगा, देखो चूंकि इसकी फार्मूला में भी WB है, इसकी फार्मूला में भी WA है, और इसलिए हम इसको रीअरेंज करके अगर लिखें तो M को लिख सकते हैं M इज इक्वल टू WB/WA इंटू 1000 अपॉन हो जाएगा MB। हम चाहें इसको, चूंकि इसकी फार्मूला में 100 है, तो हम 100 को ऐसा करते हैं तो क्या हो जाएगा 10 अपॉन हो जाएगा MB। चूंकि इसका मतलब क्या होता है, S होता है, सॉल्युबिलिटी होता है, तो क्या हो गया सॉल्युबिलिटी अपॉन MB। ये जो सूत्र मिला हमको, जो मोलैरिटी और सॉल्युबिलिटी में रिलेशन देता है, इसी तरह से हम मोलैरिटी और सॉल्युबिलिटी में रिलेशन बना सकते हैं। यह फार्मूला 1, 2, 3 अननोन क्वांटिटी है। अगर इसमें से कोई भी दो दिया हो, जनरली MB का मान क्वेश्चन में दिया रहता है। सॉल्युबिलिटी अगर दिया हो तो मोलैरिटी निकाल सकते हैं, मोलैरिटी दिया हो तो सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। और ये प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेष महत्व रखता है ये फार्मूला, इसलिए मैं समझता हूँ कि मोलैरिटी और सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड सभी प्रश्न आपसे सॉल्व हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन आती है न्यूमेरिकल से, जो प्रॉब्लम आती है वो होता है रिलेशन बिटवीन कैपिटल M एंड स्मॉल m, मीन्स मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। जरा फार्मूला देखें हम। M की फार्मूला होती है WB/MB इंटू 1000 इंटू हो जाता है VA इंटू हो जाता है V। स्मॉल m हो जाता है WB/MB 1000 इंटू हो जाता है W ऑफ A ले लो VA। तो ये देखो दोनों में यहीं पर डिफरेंस है। ये दिखा रहा है वॉल्यूम को, ये दिखा रहा है उसकी वेट को या मास को। बाकी चीजें सेम हैं, तो इन्हीं दोनों को इंटर कन्वर्ट करके हम एक दूसरे पर रिलेशन डाल सकते हैं। इंटर कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है, डेंसिटी D इज इक्वल टू मास M अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ से अगर हम वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा, V इज इक्वल टू हो जाएगा M अपॉन D। तो अगर मोलैरिटी को मोलैलिटी में चेंज करना चाहें तो हम यहाँ पर V के बदले ये रख सकते हैं
ये फार्मूला हो जाएगा WB 1000 अपॉन हो जाएगा MB इंटू हो जाएगा M इंटू हो जाएगा D। चूंकि यहाँ पर इतना हिस्सा मोलरिटी W ले सकते हैं, इसको W हो जाएगा मास वेट से, तो इतना हिस्सा हमारा मोलरिटी है, इसलिए अब ये रिलेशन हो जाएगा M इंटू D। इसके हिसाब से हम इसमें कन्वर्सन ला सकते हैं और बड़ी आसानी से दिए हुए प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक, जो कि इस पाठ का एक विशेष महत्व रखता है। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें हम बेसिकली 2-3 चीज पढ़ते हैं। पहला होता है ताप, दूसरा होता है दाब, तीसरा होता है विलेय की प्रकृति और चौथा होता है विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति ये हो जाएगा आपका टेम्परेचर, ये है प्रेशर और ये दिखा रहा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट, और ये हो जाएगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ज़्यादातर इन्हीं 4 पॉइंट से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसको हम देखते हैं ताप से। तो देखो यहाँ पर मान लो हम किसी विलेय को सॉलिड मानते हैं, तो ए ले लिया, ये सॉलिड हो गया। जब इसको पानी या सॉल्वेंट में डालेंगे तब विलयन बनेगी, ये हो जाएगा हमारा ए एक्वस हो जाएगा। और दूसरी यहाँ पे क्या होगी, इसके एंथैल्पी पॉजिटिव होगा। दूसरी रिएक्शन देखें, अगर AsH2O यहाँ विलयन बनेगी, ये भी AQ हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगी ΔH निगेटिव। हमको पता है कि जिस रिएक्शन में ΔH का मान पॉजिटिव होता है वो कहलाती हमारा उष्माशोषी, और जिसमें इसका मान निगेटिव होता है वो उष्माक्षेपी कहलाता है। ये है आपका इंडोथर्मिक, और ये कहलाता है एक्सोथर्मिक। जनरली हम देखें हमारे आसपास में या डेली लाइफ में जो यूज होने वाले पदार्थ हैं, जैसे शुगर को जब पानी में डालते हैं और जब इसकी टेम्परेचर को बढ़ाई जाती है तब इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। अर्थात ठंडे पानी में शक्कर जितना फास्ट घुलता है उससे कहीं अधिक घुलता है वो गर्म पानी में। जैसे जैसे ताप को बढ़ाते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। उसी तरह से साल्ट को ले लें, इसको अगर पानी में डालते हैं तो भी इसकी टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ने लगती है। तो हमारे आसपास के मैक्सिमम फिनोमेना में ताप बढ़ाने से विलेयता बढ़ती है, इसलिए हमारे ब्रेन पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाता है और हम समझते हैं कि हर पदार्थ की ताप बढ़ाने से विलेयता बढ़ती है और ताप बढ़ाने से विलेयता घटती है, जबकि ऐसा नहीं है। इसको हमको याद रखना पड़ेगा। जब भी किसी विलेय को पानी में डाला जाता है तो वह उस घटना में या तो क्या होगी, उष्मा का शोषण होगा, या फिर क्या होगी, उष्मा का उत्सर्जन होगा। यहाँ साइन समझेंगे उष्मा शोषी या फिर उष्माक्षेपी होगी। अब हमको देखना है कि इन दोनों प्रकार के रिएक्शन में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है।
थोड़ा सा और देख लें। ये है हमारा इसके लिए एग्जांपल। और इसमें देखें जितने भी हमारे पास एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस को ले लें तो NaOH है, KOH है। इनको जब पानी में डालते हैं तो उष्मा का उत्सर्जन होता है, अर्थात ये सेकेंड रिएक्शन को फॉलो करता है। इसमें आप और चाहें तो अपनी नॉलेज के लिए जोड़ सकते हैं नाइट्रेट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, इनको भी पानी में डालते हैं तो उष्मा का उत्सर्जन होता है। यहाँ क्वेश्चन ये है कि इसको जब पानी में डालते हैं तो ताप बढ़ाते हैं तो उष्मा विलेयता बढ़ती है। नमक को पानी में डालते हैं, ताप बढ़ाते हैं, विलेयता बढ़ती है। तो क्या अगर इस सेल को पानी में डालें और ताप बढ़ाएं तो विलेयता बढ़ेगी? या इनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। तो इसको जानने के लिए हमको 11th क्लास की साम्य रूल में जाना पड़ेगा, ली चटर्टल प्रिंसिपल में। ये कहता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से साम्य उस दिशा में विस्थापित हो जाती है जिधर से उष्मा का शोषण होता है या किए गए प्रभाव नगण्य हो जाता है, कम हो जाता है। जरा हम देखते हैं इस पहली वाली रिएक्शन के साथ जिन पदार्थों को पानी में डालने पर वो उष्मा शोषी रिएक्शन होते हैं, इनके लिए अगर देखा जाए तो अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो सिस्टम की प्रयास होगा ताप को कम करने का, और ताप कम तभी होगी जब उष्मा का शोषण होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, इस घटना में यदि हम ताप बढ़ाते हैं तो ली चटर्टल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सिस्टम की प्रयास होगा कि वो टेम्परेचर को कम करना चाहेगा, और कम करने के लिए साम्य क्या होगी, उस दिशा में चला जाएगा जिधर से किए गए प्रभाव नष्ट हो सके, अर्थात उष्मा का शोषण हो सके। चूंकि इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाने पर उष्मा का शोषण हो रहा है, रिवर्स डायरेक्शन पे जाने पर उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, इसलिए इसकी जो साम्यावस्था है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, अर्थात जल्दी जल्दी घुलने लगेगा। जबकि इस केस पर देखें, चूंकि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन पर उष्मा छेपी है तो रिवर्स डायरेक्शन पर क्या हो जाएगी, यहाँ अगर इस पर ऐसा करेंगे -H है तो इधर जाने पर क्या हो जाएगी, +H हो जाएगा। तो ऐसे पदार्थों को जब पानी में डालेंगे और अगर टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहेंगे तो ये टेम्परेचर को कम करने का प्रयास करेगा, अर्थात उष्मा का शोषण होने लगेगा। और उष्मा शोषण चूंकि बैकवर्ड डायरेक्शन पर हो रहा है, इसलिए ये रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड में चला जाएगा, मीन्स इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, माने घुला हुआ पदार्थ बाहर आ जाएगा। इससे साफ जाहिर हुआ कि हमारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो गलत थी कि हर पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, वह नहीं है। केवल उन्हीं पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है जो उष्मा शोषी रिएक्शन देते हैं, अर्थात जिन पदार्थों को पानी में डालने पर उष्मा शोषी रिएक्शन होता है उनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, और जिनकी विलेयता उष्मा छेपी रिएक्शन होते हैं उनकी ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। इसको एक सरल एग्जांपल से भी लिया जा सकता है। सब घर में एक होता है, व्हाइट वॉशिंग करने के लिए चूना को पानी में डाला जाता है। यहाँ पे हम लाइम लेते हैं, लाइम स्टोन, और इसको अगर पानी में डालते हैं, सब बच्चे जानते हो कि यहाँ पर क्या होता है, हीट रिलीज होता है और यहाँ बनती है सॉल्यूशन ऑफ लाइम। क्वेश्चन इस बात का है कि मान लो अगर हमको अर्जेंटली घर की व्हाइट वॉशिंग करनी है तो तुरंत अगर चूने को पानी में डाल दें तो गर्म करने से जल्दी घुल जाएगा। जैसे बेसिकली क्या होता है, इन पदार्थों को जल्दी घुलना रहता है तो गर्म कर देते हैं, जल्दी घुल जाता है। इस पदार्थ की बात करें, अगर हमारे पास शॉर्ट पीरियड है और शॉर्ट पीरियड में अगर हमको चूने की पानी चाहिए व्हाइट वॉश करने के लिए, तो क्या उस केस पर हम पानी को गर्म करके अगर चूने को डाल दें तो जल्दी घुल जाएगा? बिल्कुल नहीं, बल्कि पानी जितना ठंडा होगा
पानी जितना ठंडा होगा उतनी ठंडे पानी में चूना जल्दी उगलेगा। ये हो गई आपकी टेम्परेचर से संबंधित बातें। दूसरा देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर के लिए याद रख लीजिए कि प्रेशर केवल उन्हीं पदार्थों से बने विलयन पर प्रभाव डालेगा जिसमें विलेय गैस हो। सॉल्यूट क्या होना चाहिए? गैस होना चाहिए। अगर सॉल्यूट सॉलिड है या फिर लिक्विड है, इस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि प्रेशर टर्म का कनेक्शन गैस से होता है। इसलिए हमको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर हमको क्वेश्चन बोले NaCl को पानी में डालकर विलयन बनाया जा रहा है, इस विलयन की प्रेशर बढ़ाने से इसकी सॉल्युबिलिटी पर क्या अंतर आएगा, तब हमको चूंकि पता है NaCl सॉलिड है और इसको अगर पानी में डालकर प्रेशर चाहे कितना भी बढ़ाएं उसकी सॉल्युबिलिटी पर इफेक्ट डालने वाला नहीं है वो। इसी तरह से अगर लिक्विड को लेते हैं हम, अगर एल्कोहल को लेते हैं और पानी में डालते हैं, चूंकि ये भी लिक्विड है तो यहाँ पर भी प्रेशर बढ़ाने से कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर मान लो गैस है, कोई सॉलिड गैस है और इसको अगर लिक्विड में डाल रहे हैं तो यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज करने से इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। कितना बढ़ती है उसको हम हेनरी लॉ से पढ़ते हैं। हेनरी का नियम आप पढ़े हो 11th क्लास में। वो कहता है किसी गैस की विलेयता यदि विलेयता को x माने समानुपाती होती है उसकी पार्शियल प्रेशर के। यहाँ ध्यान रखिएगा, पार्शियल प्रेशर आंशिक दाब इसकी गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। इसकी किसी विलयन में विलेय की विलेयता उस विलेय की आंशिक दाब के विलयन में उपस्थित विलेय के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। चूंकि विलेयता एक सांद्रता ही है, इसलिए हम इसको सांद्रता ऐसा भी लिख सकते हैं कि उस गैस की सांद्रता उसके आंशिक दाब के समानुपाती होती है। अगर इसको इक्वल साइन में डालें तो हमको एक कांस्टेंट मिलेगा KH, जो कि हेनरी कांस्टेंट है, और यहीं से देखो KH इक्वल टू हो जाएगा C अपॉन P। चूंकि अलग अलग पदार्थों की हेनरी कांस्टेंट, अलग गैसों की हेनरी कांस्टेंट अलग अलग होता है, और इसलिए अगर उसकी हेनरी कांस्टेंट दिया हो और पार्शियल प्रेशर दिया हो तो हम उसकी सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं या उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकाला जा सकता है। चूंकि यहाँ से देखते हैं हम लोग कि किसी गैस की जो विलेयता है वो उसकी पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर हाई प्रेशर पर किसी गैस को लिक्विड में पास कराया जाए तो उसकी सॉल्युबिलिटी अधिक होगी। इसीलिए कोल्ड ड्रिंक बनाते समय कोल्ड ड्रिंक लिक्विड में कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पर डाला जाता है। ये हमको यहाँ से पता चलती है हेनरी नियम से। यहीं से क्वेश्चन आती है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में, और ये भी बहुत सरल एग्जांपल है, सरल फार्मूला है कि अगर हमको कॉन्सेंट्रेशन दिया हो, पार्शियल प्रेशर दिया हो, हेनरी कांस्टेंट निकाल सकते हैं। हेनरी कांस्टेंट दिया हो, इन दोनों में से कोई एक दिया हो तो दूसरा निकाला जा सकता है। ये हमारा दाब से संबंधित बातें। तीसरा देखेंगे हम विलेय की प्रकृति से। विलेय की प्रकृति से विलेय, चलिए अब हम पढ़ते हैं विलेय की प्रकृति। कुछ जानकारियां अगर हम रख लें तो ये हमारे लिए बहुत मायने रखेगा। जैसे देखो, पहला हैलाइड्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट प्लस NH4 के हैलाइड्स
पानी में घुलनशील होते हैं। इसमें LiF अपवाद है, क्योंकि इसके साइज छोटा होने के कारण बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, इसलिए पानी में घुलनशील होता है। दूसरा होता है ऑल नाइट्रेट्स पानी में घुलनशील होते हैं। तीसरा होता है ऑल हैलाइड्स क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड्स पानी में घुलनशील होते हैं। इसमें अपवाद है फर्स्ट बी ग्रुप एलिमेंट्स का, जैसे Ag है, Pb2+ है और Hg2+ है। इनके हैलाइड्स पानी में घुलनशील नहीं होते, ये अपवाद है। बाकी सभी हैलाइड्स पानी में घुलनशील होते हैं। चौथा होता है ऑल सल्फेट्स पानी में घुलनशील होते हैं। इसमें भी आपका कुछ अपवाद हो सकता है, Mg2+ का, Ca2+ का, Ba2+। इसमें Ba2+ ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ये तो लेस इफेक्टिव है, इसलिए ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अपने को इसको। पांचवा, अगर ये चार चीज़ आपको याद हैं तो पांचवा जो भी होंगे बाकी सभी पानी में अघुलनशील होते हैं। अगर ये याद हो तो हम कुछ प्रश्नों को उत्तर दे सकते हैं। जैसे अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम नाइट्रेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड, इनमें से कौन पानी में अघुलनशील होगा? ध्यान दीजिए, यहाँ एल्यूमिनियम के 4 सब्सटेंस लिए हैं, एक सल्फेट, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट और क्लोराइड। इसमें से अगर पूछता है हमको कौन पानी में घुलनशील नहीं होगा, चला देखते हैं हम लोग। अगर ये बातें याद हो तो ये क्वेश्चन को उत्तर देना एक झटके में दी जा सकती है। एल्युमिनियम सल्फेट, देखिए ऑल सल्फेट्स पानी में डिसॉल्व होते हैं और ये हमारी अपवाद में भी नहीं आ रही, इसका मतलब ये पानी में घुलनशील होता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कहीं पर कोई हाइड्रोक्साइड नहीं है, माने बाकी सब में आ जाएगा, इसलिए पानी में अघुलनशील है। एल्युमिनियम नाइट्रेट्स, ऑल नाइट्रेट्स लिखा है मतलब ये पानी में घुलनशील है। ऑल हैलाइड्स लिखा है, ये अपवाद में नहीं आ रहा है, इसलिए क्या होगा, पानी में घुलनशील होगा। मतलब विद इन फ्यू सेकेंड्स वी आर एबल टू गिव आंसर। और इस तरह से क्या होगी, एल्युमिनियम का ये हाइड्राइड पानी में क्या होगा, अघुलनशील होगा। इसी तरह से अगर चाहें हम दूसरे एलिमेंट्स को ले सकते हैं, जैसे मान लो बेरियम का नाइट्रेट दिया है, फिर ले लेते हैं बेरियम का हाइड्रोक्साइड, फिर ले लेते हैं बेरियम का सल्फेट और लेते हैं बेरियम का क्लोराइड। अब अगर हमसे पूछे इन चारों में से कौन कौन पानी में घुलनशील है, कौन नहीं है, छांटने के लिए अगर बोलता है तब बताई जा सकती है। वहां अगर याद हो तो देखिए, ऑल नाइट्रेट्स बोला है मतलब ये पानी में घुलनशील है। बेरियम हाइड्रोक्साइड कहीं पर डिस्क्रिप्शन में नहीं है, इसलिए मतलब 5 नंबर में आएगा, ये पानी में अघुलनशील है। बेरियम सल्फेट वहां पर अपवाद में आ रहा है, इसलिए ये पानी में अघुलनशील है। और बेरियम क्लोराइड पानी में घुलनशील है। इसका मतलब 2 पानी में घुलनशील हैं और 2 पानी में अघुलनशील है। इसी तरह से हम अन्य प्रश्नों के उत्तर भी दे सकते हैं। कॉपर की इस केस में ले लो, जैसे हमको बोलता है कॉपर सल्फेट,
कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर नाइट्रेट एंड कॉपर क्लोराइड। इन चारों में कौन पानी में घुलनशील नहीं है? आप उत्तर दे सकते हैं। कॉपर सल्फेट, ऑल सल्फेट्स इसमें नहीं है, पानी में घुलनशील है। कॉपर हाइड्रोक्साइड फिफ्थ कैटेगरी में आता है, पानी में घुलनशील है। कॉपर नाइट्रेट, ऑल नाइट्रेट डिजॉल्व होते हैं इसलिए पानी में घुलनशील है। और यहाँ पर क्या होगी, ये भी पानी में घुलनशील है। इसका मतलब हम बड़ी आसानी से पदार्थों की या विलेयता की कुछ प्रकृति अगर याद हो, बड़ी आसानी से हम बता सकते हैं कि कौन पानी में डिजॉल्व होगा, कौन पानी में डिजॉल्व नहीं होगा। अब लास्ट तो इसके इफेक्ट है विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट में नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट में अगर देखें तो हमको पता है, बेसिक थ्योरी कहती है जिन दो पदार्थों के अन्योन्य क्रियाएं एक समान होती है वो एक दूसरे में डिसॉल्व होते हैं। और इसी को लास्ट में एक रूल दिया गया, वो कहलाता है लाइक डिसॉल्व लाइक प्रॉपर्टी। इसी को फॉलो करते हैं, समान समान को घुलता है। मीन सभी आयनिक यौगिक, सभी आयनिक पदार्थ आयनिक विलायक में घुलनशील हैं और सभी अनायनिक या कोवेलेंट पदार्थ, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट सब्सटेंस के ऑल नेचर्स कोवेलेंट के समान ही होते हैं। इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमारे पास पदार्थ को अगर बांटें तो क्या हो जाएगी, सभी आयनिक सब्सटेंस आयनिक विलायक में डिसॉल्व होगा और सभी जो अनायनिक होते हैं वो अनायनिक में डिसॉल्व होगा। यहाँ पे हम चाहें तो आयनिक सब्सटेंस की कुछ लिस्ट बना लेते हैं। तो H2O हो जाएगा, फिर इसके बाद ROH हो जाएगा, फिर हो जाएगा RCO हो जाएगा, ROR हो जाएगा, CHCl3 हो जाएगा। और यहाँ पर अनायनिक सब्सटेंस के रूप में लें, अनायनिक विलायक के रूप में जितने हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन ले सकते हो। और इसके साथ CCl4 जैसे बेंजीन है C6H6, टॉल्विन है C6H5CH3 है, नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन, इस तरह से जितने हाइड्रोकार्बन्स हैं और उसके साथ CCl4 को यहाँ पर हम कोवेलेंट या अध्रुवी विलायक के रूप में ले सकते हैं। मतलब विलायक दो तरह से हुआ, एक हुआ ध्रुवीय और एक हुआ अध्रुवीय। इससे क्या हुआ कि हर ध्रुवीय पदार्थ या हर आयनिक पदार्थ या ध्रुवीय पदार्थ आयनिक विलायक में डिसॉल्व होते हैं और हर अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय विलायक में घुलनशील होते हैं। तभी तो देखते हैं हम लोग कि मैकेनिक अपनी हाथ में लगी हुई ग्रीस अथवा तेल को धोने के लिए वो पानी का यूज नहीं करता, वो मिट्टी की तेल, पेट्रोल, डीजल जैसे पदार्थों को यूज करता है, क्योंकि वो अध्रुवीय होते हैं विलायक और उसके हाथ में लगा हुआ ग्रीस आयल भी क्या होता है, अध्रुवीय होता है और इसलिए उसमें घुल के वॉश आउट हो जाता है। अब हम ध्रुवीय विलायक की बात करें तो ध्रुवीय विलायक में यहाँ पर ध्रुवीय विलायक भी दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रोटिक पोलर और एक होता है नॉन प्रोटिक या प्रोटिक पोलर होता है। नॉन प्रोटिक पोलर, दोनों पोलर हैं। यहाँ पर आपका आता है, यहाँ से देखो आपको H मिल सकता है इसलिए क्या हो गया, प्रोटिक हो गया। यहाँ से H मिल सकता है इसलिए क्या हो गया, ये प्रोटिक पोलर हो गया। यहाँ से मिलने की चांस नहीं है, यहाँ से मिलने की चांस नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या होंगे, ये R2CO है, ROR है, CHCl3 है, ये आपके कहलाते हैं नॉन प्रोटिक पोलर। और किसी ध्रुवीय पदार्थ में ध्रुवीय या अध्रुवीय पदार्थ की विलेयता, ध्रुवीय
या पोलर सब्सटेंस की विलेयता, विलायक की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात जिस विलयन की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना अधिक होता है वह उसमें उतना ही अधिक विलय होता है। तो यदि हमको विलयन की कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर याद हो या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑर्डर अगर याद हो तो बड़ी आसानी से हम किसी पदार्थ की विभिन्न विलायकों में विलेयता की क्रम बता सकते हैं। यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का ऑर्डर सबसे ज़्यादा होता है H2O का, उसके बाद ये होता है, ये होता है। इसका मतलब हर आयनिक पदार्थ सबसे ज़्यादा H2O में घुलेगा, उसके बाद उससे कम अल्कोहल में, उससे कम कीटोन में, उससे कम ईथर में, उससे कम क्लोरोफॉर्म में घुलेगा, उससे कम क्लोरोफॉर्म में घुलेगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन अगर दिया जाए तो एक्चुअल में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, जैसे मान लो देखो NaCl लेते हैं, ये पानी में डालते हैं तो ये क्या करता है, वाटर इसकी बीच की बॉन्ड के ब्रेक को, ये ऐसा है Na और Cl में ब्रेक कर देता है। ब्रेक करके फिर Na को क्या करता है, वाटर अपनी निगेटिव टर्मिनल से चारों तरफ से घेर लेता है और यहाँ से जो Cl आयन मिलता है उसको अपने चारों तरफ से पॉजिटिव टर्मिनल से घेर लेता है, पॉजिटिव टर्मिनल से घेर लेता है। और इसलिए एक बार NaCl पानी में घुला, जब तक ये दोनों आपस में नहीं जुड़ेंगे तब तक ये पुनः NaCl नहीं बन सकता। और चूंकि ये H2O की परिमंडल से घिरा हुआ है इसलिए NaCl का सॉल्यूशन स्टेबल होता है। तो यहाँ पर देखना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, किसी आयनिक यौगिक की अंतराणिक बॉन्ड को ब्रेक करके अपने में मिला लेने की जो क्षमता होती है वो उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। ये अगर इतना याद हो बहुत सारे प्रश्नों को उत्तर दिया जा सकता है। अगर हमको बोलता है कोई भी एक पदार्थ लेते हैं, NaCl की सॉल्युबिलिटी ऑर्डर क्या होगी, सॉल्वेंट दिया है, यहाँ पर देख लो सबसे ज़्यादा किस में मिलेगा, वो H2O में, क्योंकि इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है, अपने भी याद है। फिर उससे कम अल्कोहल में, उससे कम RCOCl, उससे कम ईथर में, उससे कम क्लोरोफॉर्म में। इस तरह से हम उसकी क्रम बता सकते हैं किसी भी सॉल्ट के लिए। यह हो गया हमारा विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। अगर इतने बातें ध्यान हो तो मैं समझता हूँ कि हम अपने एनुअल एग्ज़ाम के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आने वाले प्रश्नों को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहिए, जब भी वीडियो देखेंगे अपने साथ कॉपी पेन रखिए, जहाँ समझ नहीं आता है वीडियो को पॉज कर बार बार देखिए, अपनी कॉपी में नोट कीजिए, बार बार पढ़िए, अपनी नॉलेज को सिंक्रोनाइज कीजिए, अच्छे से तैयारी करो, आगे बढ़ते रहो।